अब हम बात कर रहे थे बेटा नेपाल की पॉलिटिक्स में एक अच्छी चीज़ आपको क्या दिखी? आपको नेपाल की पॉलिटिक्स में ये अच्छा दिखा कि जन जेड आया और उसने जो पुराने ढर्रे की सरकार चल रही थी, जो करप्शन कर रही थी, उसको इन्होंने हटा दिया। हटाने के बाद आज एक चर्चा है कि ये जन जेड अब क्या करेगी। अभी क्या करेगी? अब एक सरकार लाएगी। कौन सी सरकार लाएगी? जो सर्वसम्मति से वोटिंग के थ्रू चुनी जाए। बेटा तुम्हारी टॉर्च चल रही है फोन की। जो सर्वसम्मति से चुनी जाए और सरकार उसे स्वयं चुने। अभी जन जेड क्या चाहती है? उसको चुनना। बट क्या चुनाव इतना आसान होगा? नहीं होगा। इसमें एक महिला का नाम बहुत बार आ रहा है, जिनका नाम है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश थी, सीजीआई थी, चीफ जस्टिस थी नेपाल की। इसके बाद ये जो हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, इकलौती महिला प्राइम मिनिस्टर ये बन सकती हैं अगर ये बनी, है ना। न्यू जनरेशन कोशिश कर रहा है इन्हीं को बनाए, क्योंकि इन्होंने हमेशा करप्शन के खिलाफ लड़ाई की। ये जब से लगी थी तब से इन्होंने करप्शन के खिलाफ लड़ाई की है, और ये BHU से पढ़ी हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। देखो नेपाल के लिए फॉरेन इंडिया है, तो यहाँ के पढ़ लेते हैं, हंसने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी है, बस हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हमारे यहाँ टीचर बहुत अच्छे हैं, बस हमारे जैसे टीचरों को कोई ढूंढने नहीं आता। हमारे यहाँ लोग क्या ढूंढते हैं? वो जिसे ढूंढना नहीं चाहिए। ठीक, आइए अब गवर्नमेंट कोलैप्स, प्राइम मिनिस्टर KP ओली चले गए, मिलिट्री का कंट्रोल है, यूथ ने डिस्कशन किया है, और बाद में ये लग रहा है कि सुशीला कार्की मैडम को क्या बना देंगे? अपना प्रधानमंत्री बना देंगे। अब सुशीला कार्की के बारे में बात करते हैं। सर्व्ड एज द नेपाल चीफ जस्टिस फ्रॉम जुलाई 2016 टू जून 2017। ठीक है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन करप्शन। करप्शन पे ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती हैं, है ना। चैंपियन जुडिशियली इंडिपेंडेंस। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। पहली वुमेन थी जिन्होंने सिटीजनशिप लॉज की बात की। अगर ये रूल में आती हैं तो कहीं ना कहीं नेपाल में बहुत कुछ सुधार के रख देंगे। हाई प्रोफाइल कन्वेंशन है। अब यहाँ पर क्या है? कन्विक्टेड इनफॉर्मल मिनिस्टर जयप्रकाश गुप्ता इन द लैंडमार्क करप्शन केस। इनको नेपाल के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से बाहर किया गया। बोल्ड जुडिशियल एक्शंस। कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट था एंटी करप्शन बॉडी की चीफ लोकमन सिंह कार्की का, और पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक आउट कराया था। पॉलिटिकल रिस्टाइलेंस था, इनको इम्पीचमेंट मोशन फेस करना पड़ा आने वाले टाइम पे, और बाद में इनको इनके पोस्ट से हटा दिया गया। अब रूरल रूट क्या है? ये 7 जून 1952 को मोरंग डिस्ट्रिक्ट में पैदा होती हैं। 7 सिबलिंग्स में से सबसे बड़ी थी। फैमिली का कनेक्शन था BP कोइराला से, नेपाल के पहले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, और इसके बाद डिस्टिंग्विश एजुकेशन जर्नी इनकी स्टार्ट हुई। BA इन्होंने किया महेंद्र मॉर्गे कैंपस से। इसके बाद ये BHU आई। BHU में इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से MA किया। इसके बाद LLB की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से। इसके बाद ये वकील बन गई। ठीक, स्टूडेंट एक्टिविस्ट रूट। स्टूडेंट का कनेक्शन नेपाल कांग्रेस डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से है, जो सिविल लिबर्टीज़ के लिए बात करता है। पर्सनल सैक्रिफाइस डेमोक्रेसी। मैरिड दुर्गा सुबेदी नेपाली कांग्रेस लीडर थे, जिनके साथ ये थी, है ना। इन्वॉल्व इन द हिस्टोरिक 1973 प्लेन हाईजैकिंग, जो फंडिंग कर रहे थे डेमोक्रेसी मूवमेंट को। इनका लीगल करियर स्टार्ट होता है 1979 पे, जब ये सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनती हैं 2009 में। पहले ये वकील होती हैं, फिर ये बनती हैं, और इसके बाद ये अचानक से महिला चीफ जस्टिस बन जाती हैं। अब जेन एक्स का प्रोटेस्ट था। 5000 प्लस वोट यूथ के आए, जिसमें कार्की को सबसे ज़्यादा वोट दिए गए, और ये उम्मीद की गई कि कार्की आने वाली अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं। आपको क्या लगता है, नेपाल अब सुधरेगा? आपको क्या लगता है, नेपाल में अब ग्रोथ होगी? आपको क्या लगता है, कार्की के बैठने के बाद, सुशीला कार्की जी के बैठने के बाद चीज़ें बदलेंगी? बिल्कुल बदलेंगी। अगर करप्शन पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वो अपना रही हैं, तो राजनीति खत्म कर देंगे। किसकी? भ्रष्टाचार। यदि हम भ्रष्टाचार की राजनीति को ख़त्म करने का मुद्दा रखते हैं, तो अपने देश को बदलने का भी मुद्दा रखते हैं। याद रखिए, सुशीला कार्की इस मामले में अच्छी साबित होंगी, ये पक्का है। अब एक्सपीरियंस गैप। डायरेक्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस का गैप है। लीगल एक्सपर्टीज़ है इनकी, पर एडमिनिस्ट्रेटिव इनको नहीं पता। फ्रजाइल ट्रांजिशन। नेविगेट डेलीगेट पॉलिटिकल ट्रांजिशन में ये बहुत स्ट्रांग नहीं बनेगी। आज चैलेंज क्या है? जो यूथ है और जो नेता ये चुन रहे हैं, ये एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी नहीं रहे।
तो इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे टैकल करना है, पॉलिटिक्स को किस तरह चलाना है। जैसे मान लो हम लोग अचानक से सरकार गिरा के नेता बन जाए, और कोई कहे अरे विश्वजीत तो बहुत बड़े चोर हैं, इन्होंने तो 2 करोड़ का फ्रॉड कर लिया, विश्वजीत बंदूक लेके चलाएंगे, उसको गोली मारेंगे, क्योंकि हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। पर मोदी को रोज लोग चोर बोलते हैं, वो चुपचाप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। उनकी माँ तक को लोगों ने गाली दे दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजनीति में शांति संयम कब रखना है और कब लड़ना है, ये भी एक बहुत बड़ा पहल है जो लर्निंग से आता है। हमें नहीं आता होगा। हम संसद में गए, किसी ने कहा तू चोर है, उठाया जूता धराधर मार दिया, बस नो कॉन्फिडेंट मोशन है, हमारी सरकार गिर गई। सिर्फ पॉलिटी पढ़ने से, पॉलिटिकल साइंस आने से और ज्ञान होने से सरकार नहीं चलती। सरकार चलाने के लिए आपको 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है। इसके बाद रीस्टोरेशन मिशन। अब सरकार गिर गई, अब एंटी करप्शन के साथ रीस्टोरेशन करना बड़ा मुश्किल है। आप करप्शन के लिए लड़ रहे थे तो करप्ट पर्सन्स को तो आप सरकार में बैठाओगे नहीं। जब आप करप्ट पर्सन को सरकार में नहीं बैठाओगे तो आपको प्रॉपर गवर्नमेंट चाहिए, एक प्रॉपर गवर्नमेंटल चैनल चाहिए। ये गवर्नमेंटल चैनल आपको इतनी ईजिली मिलेगा नहीं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब न्यू चैप्टर होगा नेपाल की डेमोक्रेसी का। चीफ जस्टिस जो हैं ये हो सकता है इक्वलिटी जस्टिस के साथ नेपाल को प्रोटेक्ट करें। यूथ लेड कर रहे चैलेंज तो हो सकता है ये भी हो, और हिस्ट्री शायद बन जाए नेपाल को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल जाए। अगर नेपाल को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिलती है तो नेपाल में महिलाओं के अधिकार भी बढ़ेंगे और एक बहुत बड़ा फैक्ट होगा उनके डेवलपमेंट के लिए। क्लियर? डाउट?